अधीराम सिंह जी के घर में चहल पहल थी। शादी की तैयारियों के बीच आती हंसी ठहाकों, गानों और ढोल की आवाज माहौल बनाए हुए थी। मोहल्ले के मानो सभी लोग उस 2 मंजिल के मकान और छोटे आंगन में भरे हुए थे और रिश्तेदारों के बीच बैठे अधीराम सिंह के चेहरे पर एक सुकून सा था, जैसे मानो बहुत बड़ा काम होने जा रहा था। उनके पास ही बैठा उनका एक दूर का भाई शंकर बोला, भैया दहेज तो ज्यादा नहीं दिए हो। अरे क्या करे, मुंह नहीं खोला पर क्या पता आगे अड़चन ना आ जाए। उनकी बात का समर्थन देते हुए ही उनका छोटा भाई बोला, हाँ और वैसे भी लड़का अच्छे घर परिवार से है, अच्छी नौकरी है, कहाँ मिलता है ऐसा लड़का। एक कमरे का दरवाजा खुलते ही देविका अधीराम सिंह की पत्नी बोली, प्रभा तैयार हो गई, चल जल्दी से हल्दी लगाना है। कमरे में शीशे के सामने खड़ी अपनी बेटी को देखकर आंखें पनीली हो गई। हल्का सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, उम्र वही करीब 20 बरस, भूरी आंखें जिन पर काजल लगा था, होठों पर हल्की लिपस्टिक, बालों का जूड़ा बना हुआ, पीले रंग की साड़ी में लिपटी हुई प्रभा बार बार अपने चेहरे को देख रही थी। तभी अंदर आती उसकी माँ देविका ने कहा, चल हल्दी लगानी है, रंग भी कुछ निखर जाएगा और फिर तैयार करने मानसी आ जाएगी। पर माँ जरूरी है का, देख हमको पता है हमारा रंग, अगर बाद में फिर कुछ हुआ तो हमसे ना कहना कुछ। प्रभा के चेहरे पर एक अजीब से भाव थे। उसकी बातें सुनते ही उसे डपटते हुए उसकी माँ ने कहा, शुभ शुभ बोल, तेरे बाबूजी ने दीनानाथ जी को दिखा दी फोटो। प्रभा चुप थी। हल्दी की रस्म मंगल गीतों के साथ पूरी हुई। हल्दी की रस्म के होते ही जैसे ही प्रभा उठी, उसके पास बैठी उसकी चचेरी बहन मेघा बोली, कुछ देर बाद उतारना हल्दी, हाँ और थोड़ा गुलाब जल लगा लेना। उसकी मौसी ने कहा। अब सब ना सब उसे कुछ ना कुछ सलाह दे रहे थे। वो बस हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। कमरे में आते ही प्रभा नफरत भरी नजरों से अपने ऊपर लगी हल्दी को देखने लगी और अगले ही पल रगड़ रगड़ कर उसे खुद से निकालने लगी। बारात के आने का समय नजदीक था। शादी घर के पास ही मैरिज हॉल में होने वाली थी। हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। आसपास चहल पहल मची हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाज के साथ बारात आ रही थी तो सब उत्साहित नजरों से बारात को देख रहे थे। जब दूल्हा उतरा तो सबकी नजरें उस पर ही थी। गेहुआ रंग, गोल भरा चेहरा, दूल्हे की पोशाक में भूमेश को देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। बारात के पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत किया गया। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए आकर अधीराम को गले लगा लिया। शादी की तैयारियां और सारी व्यवस्था देखकर वो मन ही मन बोले, दहेज तो अच्छा ही मिलेगा। शादी शुरू होनी थी। सभी बारातियों के जलपान और भोजन की व्यवस्था जिस तरह वो वहां आकर खा रहे थे, उसी बीच कुछ लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही दे रहे थे। ये तो सामान्य ही बात है। शादियों में चाहे सब बहुत ही बढ़िया किया जाए, पर कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है, बिना ये सोचे अपनी जमा पूंजी शादी में सब कुछ ठीक करने के लिए एक पिता लगा चुका है। दीनानाथ और उसके कुछ करीबी रिश्तेदार साथ जाने वाले सामान की ओर देख रहे थे। आंखों में एक लालची चमक थी, मानो शादी कर बहू नहीं, बस इस दहेज को ले जाने की जल्दी थी। शादी शुरू हो चुकी थी। मंडप में बैठे भूमेश के चेहरे पर मंद सी मुस्कान थी। जैसे ही प्रभा को लाया गया, सब उसकी ओर देखने लगे। दुल्हन के लिबास में सजी हुई प्रभा खूबसूरत लग रही थी। मंडप में उसे बैठाया गया तो उसने एक नज़र भूमेश की ओर देखा, जो कि सामान्य भाव लिए बैठा था, तो वो भी कुछ शांत होने लगी और मन में जो एक डर था वो अब खत्म हो रहा था। शादी की विधि शुरू होने लगी। अधीराम और प्रभा का भाई जयेंद्र अब भी सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। धीरे धीरे सभी विधियां पूरी हो रही थी। कन्यादान के लिए अधीराम आगे आया। चेहरे पर ठंडे भाव थे, जो देखकर प्रभा की आंखें भर आई। कन्यादान की रस्म के साथ ही अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखते हुए अधीराम ने कहा, घर की इज्जत परवरिश को कायम रखना, न जाने क्यों ये सुनकर प्रभा को मन ही मन हंसी आ गई। घर की इज्जत, परवरिश, मान मर्यादा सब उसकी जिम्मेदारी उस पर दी जा रही थी, उसी घर से भेजकर। आज तक जिस आंगन में वो 20 बरस गुजार चुकी थी, वो घर अब उसके लिए मायके बनने जा रहा था। अपना घर कौन सा होगा, उसका ये सवाल जहन में आया, पर फिर नारी जीवन ऐसा ही होता है, ये सोचकर खुद को समझा लिया। शादी की विधि धीरे धीरे करके संपन्न होती जा रही थी और टूटता जा रहा था अंदर ही अंदर प्रभा का दिल। शादी को लेकर मन में एक खुशी बेशक हो,
पर अपने घर से जाने का दुख उस पर हावी था। बचपन से ही घर में, आसपास, मोहल्ले में होते अलग अलग व्यवहारों से वो परिचित थी। मन में डर बस इस बात को लेकर था, आगे जिंदगी कैसी होगी। कहने को बदल रहा है ये समाज, पर आज भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए सब वैसा ही है, क्योंकि समाज में आधुनिकता बेशक आ रही हो, पर उनकी वो पुरानी सोच कायम थी। शादी की रस्में संपन्न हुई। इसी के साथ प्रभा अपने जीवन में कदम रख चुकी थी, जो कैसी होगी इसकी कल्पना तक उसने नहीं की। क्या होगा आगे प्रभा की जिंदगी में, नम आंखों के साथ बहुत ही भावुकता का माहौल था। सभी महिलाओं के साथ साथ बहुत ही पुरुषों की आंखें तक पनीली हो चुकी थी, पर अधीराम खुद को मजबूत बनाए खड़ा था। दीनानाथ जी के पास जाकर वो हाथ जोड़ते हुए बोले, कोई कमी रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। हालांकि सब कुछ उसने कितने अच्छे से करवाया था ये वो जानता था, पर फिर भी न जाने क्यों झुक गया। विदाई के साथ ही शांत हो चुका था पूरा घर, पूरा मोहल्ला, मानो महज एक प्रभा के जाने से सब खाली हो गया हो। और इसी के साथ ही प्रभा भी निकल गई थी अपनी नई जिंदगी के एक नए सफर को तय करने। शादी के बाद बारात वापस आ गई। भूमेश के साथ आती प्रभा का स्वागत हुआ। कुछ औरतों को आपस में फुसफुसाते हुए देखकर प्रभा के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गई। ये 2 मंजिला मकान उसके घर से कुछ बड़ा था। उसकी सास उर्मिला मुंह बनाए बनाए अपने पति दीनानाथ जी की तरफ देख रही थी। कुछ लड़कियां प्रभा को लेकर भूमेश के कमरे में गई, उसे छेड़ते हुए। वो भी कुछ देर बाद उस कमरे से निकल ली। अब प्रभा उस कमरे में अकेली थी। बेड के पास एक टेबल था और एक छोटा सोफा सेट। पूरे कमरे में नजरें दौड़ाती प्रभा भूमेश की राह देख रही थी। घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करके समय बीतने लगा। रात गहराने लगी। नींद आंखों में दस्तक दे चुकी थी। बार बार गर्दन झुकाए प्रभा सो रही थी, पर फिर एकदम से सीधी बैठ जाती। घड़ी की आवाज सुनकर नजरें उस पर डाली जो अब 11 बजा रही थी। समय देखकर वो मन ही मन बोली, सो जाएगा ना, फिर अगर हम पर गुस्सा हो गया तो। यही सोचकर वो चुपचाप जागने की कोशिश में बैठी रही। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई कमरे की तरफ आ रहा है, तो हड़बड़ाकर प्रभा बेड से उठकर खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा खुला। भूमेश को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। नशे में वो चूर लड़खड़ाए हुए अंदर आ रहा था। उसने जैसे ही दरवाजे को बंद किया, प्रभा की सांसें चढ़ने लगी। दिल की धड़कनें अजीब सी लय में थी। लड़खड़ाए कदम लिए वो उसके पास आने लगा, तो डरकर प्रभा अपने कदम पीछे लेने लगी। उसकी आंखें कुछ लाल सी थी और शराब की गंध उसके मुंह से क्या उसके पास आने से आ रही थी। डरकर कदम पीछे लेती हुई प्रभा अटकते हुए बोली, आप इतना पीकर आए हो, हमारे करीब काहे आ रहे हो? देखो कुछ हो। वो बोलती ही रह गई और आते हुए वो बोला, ए क्या खुद को क्या हूर की परी समझ रखा है? ज्यादा ना दिमाग मत खराब कर, चल हट। इतना कहकर उसे बुरी तरह से झटक कर बेड पर पसर कर लेट गया। भूमेश के इस तरह झटकने से प्रभा जमीन पर गिर चुकी थी। वो बस एकदम हैरान होकर बेड पर लेटे भूमेश की ओर देख रही थी। आंखों में आंसू बह निकले। आज तक बेशक बहुत सी बातें, बहुत सी डांट फटकार सुन चुकी थी, पर ये क्या हुआ उसके साथ वो समझ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक यूं ही जमीन पर बैठे रहने के बाद वो धीरे से उठी। बेड पर लेटा हुआ भूमेश अब भी आंखें खोले टकटकी लगाई कमरे की छत को घूर रहा था। डरी सहमी सी प्रभा उसे एक नजर देखकर दूसरी तरफ कदम बढ़ाने लगी कि इतने में भूमेश की आवाज आई, पानी लाओ। प्रभा ने जैसे ही ये सुना, वो हड़बड़ाकर जल्दी से वही टेबल पर रखे जग से पानी निकालकर उसके पास आकर उसकी तरफ बढ़ाने लगी। लेकिन डर इतना था कि उसके हाथ कांप रहे थे। पानी का गिलास लेकर भूमेश ने साइड में रख दिया और बैठकर कहने लगा, इतना क्यों डर रही हो? उसकी बातें सुनकर भी प्रभा की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। उसे अपने पास बैठाकर भूमेश उसके एकदम करीब आकर बैठ गया। उससे आती हुई शराब की गंध की वजह से प्रभा से वहां बैठना मुश्किल होता जा रहा था। उसे देखते हुए भूमेश ने लहंगे का दुपट्टा उसके बदन से अलग कर दिया। प्रभा की घबराहट बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर बिना उसकी घबराहट, डर, झिझक पर ध्यान दिए भूमेश ने उसके करीब चेहरा बढ़ा दिया। लेकिन प्रभा ने अपना चेहरा फेरकर दूसरी ओर कर लिया। भूमेश ने एक चिढ़ना और गुस्से भरे भाव के साथ उसे देखा। अगले ही पल प्रभा को बेड पर धकेलते हुए वो बोला, बीवी है मेरी। वो उसके करीब आकर एकटक उसे देखते हुए बोला,
ये मेरे बाप ने फंसा दिया मुझे तेरे चक्कर में। यह सुनकर अब तक प्रभा के मन में छोटी सी उम्मीद भी कायम थी, वो भी टूटने लगी। उस पर बिना ध्यान दिए, बिना उसकी इजाजत के भूमेश को उस पर अधिकार मिल गया था, क्योंकि वो पत्नी थी उसकी। सुबह जब प्रभा की आंखें खुली तो उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आहिस्ता से अपने कपड़ों को व्यवस्थित करके उठने लगी। पास ही सो रहे भूमेश पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में डर के साथ साथ नमी झलक आई। उठकर कमरे से बाहर निकलने का सोचा, पर फिर एक उलझन में पड़ गई। कमरे से बाहर जाए या ना, बाथरूम किस तरफ होगा, ये सवाल उसके मन में चल रहे थे। कुछ मिनट तक सोचते विचारते रहने के बाद उसने जैसे ही भूमेश को उठते हुए देखा तो धीरे से बोली, नहाना है, बाथरूम किधर है? उबासी लेते हुए भूमेश के कानों में जब उसकी आवाज़ पड़ी तो एक नज़र उसे देखकर बेड पर पड़ा अपना कुर्ता उठाकर पहनते हुए बोला, चलो दिखाता हूँ। इस घर में सब प्रभा के लिए अनजान थे। यहाँ सही से व्यवस्थित होने में कुछ वक्त तो लगेगा, पर अब यही रहना होगा, इसलिए यहाँ सबके साथ तालमेल बैठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कमरे में बैठी हुई प्रभा इस वक्त बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। सामने खड़ी उसकी सास उर्मिला के साथ एक लड़की थी। अंदर झांकते हुए उर्मिला ने कहा, ये हमारे पड़ोस में रहती है भावना, तुम्हों को देखने आई है तनिक। प्रभा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उर्मिला के जाने के बाद अंदर आती हुई भावना ने गुलाबी रंग की साड़ी में लिपटी हुई प्रभा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप तो बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर न जाने क्यों एक पल को प्रभा को हंसी आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, काहे दिल बहला रही हो? उसके पास आती भावना ने प्यार से उसके हाथ को थामते हुए कहा, दिल बहलाकर झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। चलो ये छोड़ो, ये बताओ कैसा लग रहा है यहाँ? ये सुनकर प्रभा ने हल्के से हाँ में गर्दन हिलाई तो वो दोबारा बोल पड़ी, अरे आज ही तो आई हो, इतनी जल्दी नहीं जमेगा। मुझे तो बहुत मन था मिलने का, पर कल काकी बोली आप कमरे में हो, रात को काम से देरी से लौटकर आई थी ना। भावना के साथ बातें करते करते प्रभा को एक अच्छा एहसास हो रहा था। इतनी हंसमुख, इतनी प्यारी बातें करती थी वो। उसके साथ बैठी हुई प्रभा को एहसास ही नहीं हुआ कब घंटों के घंटे बीत गए। जब कमरे में आती उसकी नंद गीता ने दरवाजा खोला तब जाकर दोनों का ध्यान टूटा। इतनी अच्छी तरह से प्रभा को भावना से बातें करते देखकर गीता ने कुड़ते हुए कहा, आज ये सारी बातें कर लोगी का, बचाए रखो तनिक बात। भावना उठकर उसके पास आते हुए बोली, क्या दीदी, भाई की शादी में आई थी, जाओगी कब? ये सुनकर प्रभा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी गरजते हुए गीता बोल पड़ी, काहे तेरे माथे पर बैठे हैं का, ज्यादा ना जुबान ना ही चला, शादी ब्याह करके दूसरे घर जाना है ना। मैं तो आपकी तरह मायके में बसने का सोच रही हूँ। कहते हुए खिलखिलाकर हंसती हुई भावना चली गई। गीता का मुंह बना हुआ था। प्रभा को नाराजगी से देखकर थोड़ा कड़क लहजे में बोली, ज्यादा उसे ना ही बतियाओ, बिगड़ेल है, पूरा मोहल्ले में चर्चा चलता रहता है ऊपर। उसकी बातें सुनकर प्रभा ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। वो तो चली गई, पर प्रभा के मन में उलझनों का तूफान आने लगा। अगर कोई लड़की थोड़ी बातूनी हो जाए, जवाब दे दे, तो उसे बिगड़ेल की उपाधि इतनी आसानी से दे दी। जबकि प्रभा को यही लग रहा था, कितनी तो अच्छी है वो। फिर वो अपने आप में ही बोली, हम भी का सोचने लग गई, आदत है लोगन की तो कुछ ना मिले तो बात का बतंगड़ बना दो। ये दीदी भी पता नहीं ऐसा काहे बोल रही थी, इतनी समझदार, इतनी प्यारी तो है भावना जीजी। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी छोटी सी मुस्कान थी। कमरे में आते हुए भूमेश को देखकर प्रभा के चेहरे पर घबराहट भरे भाव आने लगे। वो किसी तरह से खुद को शांत रखे हुए वहां खड़ी रही। जब वो अंदर आया और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए टेबल पर रखे अपने फोन की तरफ बढ़ गया, तब प्रभा ने हल्के से सांस छोड़ी। इस तरह से नजरअंदाज करना भी उसे अजीब लग रहा था। कल एक तरफ उसने कुछ कहा, फिर खुद ही उसके करीब भी आया और अभी फिर से नजरअंदाज कर रहा था। प्रभा समझ नहीं पा रही थी आखिर वो है कैसा। फोन लिए भूमेश की नजर जब प्रभा पर पड़ी तो बोला, क्या घूर क्या रही है? वो हम आप क्या करते हो, बाबूजी बताए रहे। वो बोल ही रही थी। इतने में भूमेश बोल पड़ा, सवाल जवाब ना करो मुझसे। अगर ये नौकरी ना करते रहते तो तुम्हारा बाप ऐसे ही इतने पैसे ना लगाता, लगा भी लेता। बेटी ऐसी है तो क्या करेगा? उसकी बातें सुनकर प्रभा हैरान थी।
वो कुछ वक्त उसे हैरानी से देखती रही कि इतने में भूमेश बोल पड़ा, चल जा खाना लेकर आ मेरे लिए। उसकी बातें सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए प्रभा बाहर निकल गई। रसोई घर के पास आ ही रही थी, ननंद और सास के बीच होती बातों ने कदम को रोक दिया। उसकी ननंद गीता उसकी सास उर्मिला से बोल रही थी, ये लड़की भावना को ना तनिक दूर रखो माँ, वो ना सिखाकर कान भर देगी तो बस उसकी तरह ही उड़ती पतंग बनकर रहेगी। अरे बिटिया, हमको तो बोल रही तो भेंट करवा दिए, कोनो बात नहीं, तू देख अब कुछो ना ही उड़ने फुड़ने देंगे उको। तोरे बाबूजी ना फंसाई दिए, बेचारा हमारा बिटवा, कोनो मेल है वो लड़की का हमारे बेटे से। ये सारी बातें सुनते ही प्रभा की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। खुद को संभालते हुए वो रसोई में आते हुए आहिस्ता से बोली, ओके लिए खाना। उसने इतना कहा ही कि उर्मिला प्यार से अपने बेटे के लिए खाने की प्लेट लगाने लगी। मुंह में इसको खाना देकर प्रभा वहीं खड़ी रही। मन में बहुत से सवाल थे, बहुत कुछ वो जानना चाहती थी, पर एक डर सा बैठ गया था उसके मन में, इसलिए चुप थी। जब उसे भूमेश कुछ शांत सा लगा तब उसने एक नज़र उसे देखकर धीमी सी आवाज में पूछा, आप हमसे गुस्सा काहे हैं? उसके सवाल को सुनकर भूमेश ने एक तिरछी सी नज़र उस पर डाली और फिर वापस खाते हुए बोला, कौन बोला गुस्सा हूँ, खाने दोगी चैन से? प्रभा ने तुरंत हाँ में गर्दन हिलाई और चुप हो गई। सास की बातें सोचकर उसके मन में ही ख्याल आने लगा, वो भूमेश के बराबर नहीं है। उसके चेहरे को गौर से देखकर वो मन ही मन बोली, सही ये कह रही थी सासू माँ, पर हमारी क्या गलती हुई? हम कोनो को थोड़ी कहे रहे थे हमसे शादी करो। वो दोराही में जूझ रही थी। दीनानाथ जी आंगन में बैठे, उनके पास आती हुई उर्मिला ने पानी का लोटा दिया तो वो अपने मुंह को धोने लगे। उनको घूरती हुई उर्मिला मुंह बनाते हुए बोली, ओको लाके माथे पर पटक जो दिया हो, महारानी एक काम ना करती है। दीनानाथ जी गमछे से मुंह पोंछते हुए बोले, तो तुम का बैठी रहोगी? जरा 2-4 दिन रुको, समझ जाएगी सब, ना तो तुम हो ही। उर्मिला ये सुनकर नाक मुंह सिकोड़ने लगी। इतने में दीनानाथ जी बोल पड़े, कल समधी जी आएंगे, थोड़ा सा ही सही आदर सत्कार करना। उनके पास पैसा बहुत है, तनिक बिटिया को खुश देखेंगे तो खुश रहेंगे, तो हमको भी फायदा ही होगा। रात को बेड पर लेटे हुए भूमेश को देखकर खड़ी हुई प्रभा के मन में हिचकिचाहट थी। उस पर नजर पड़ते ही भूमेश ने चिढ़कर कहा, सर पर क्या खड़ी हो, जगह कम पड़ रही है क्या? एकदम से डरकर प्रभा बेड पर आकर लेट गई। वो करवट बदल रही थी। इतने में कमर पर भूमेश की पकड़ महसूस होते ही सांसें अटकने लगी। वो पलटकर हिम्मत करके उसकी ओर देखने लगी तो उसकी आंखें बंद देखकर राहत भरी सांस ली। भूमेश के सीने से लगा सिर पीछे लेते हुए वो अपनी कमर पर रखे उसके हाथ को हटाने लगी। तभी भूमेश ने आंखें खोल ली। उसे देखकर वो उसे दूर झटकते हुए बोला, मार क्यों रही है? और फिर करवट बदलकर लेट गया। आंखों में नमी लिए प्रभा ने करवट बदलनी चाहिए, पर फिर अपनी ओर पीठ किए भूमेश के गुस्से का सोचकर जागती रही। न जाने कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन अधिराम सिंह जब अपनी बेटी के ससुराल आया, वहां सबको प्रभा के प्रति शांत और प्यार भरा रवैया देखकर मन को सुकून पहुंचा। बेटी खुश है तो मानो उसकी शादी पर किया खर्चा व्यर्थ नहीं गया, यही सोचकर वो संतुष्ट थी। आज प्रभा को लेकर वो वापस अपने घर आए। आते ही एक अपनेपन का एहसास हुआ। 2-3 दिन से उस घर में रह रही थी, लेकिन अपनेपन का एहसास किसी ने महसूस नहीं होने दिया। जब वो अपने कमरे में आई तो बेड पर गद्दा नहीं था, टेबल पर कुछ किताबें पड़ी थी, जो देखकर प्रभा ने आवाज दिया, माँ। इतने में आती हुई उसकी माँ देविका ने मुस्कुराते हुए कहा, गद्दा धुलने को दिए रहे, और वो तेरी बुआ का लड़का है ना, ये यहीं रहेगा तो सामान वही का है, तू रख ली यहाँ कहीं भी अपना बैग। ये कहकर वो मुस्कुराती हुई चली गई, पर एक बार फिर छोड़ गई प्रभा को सवालों के साथ। कल तो जो घर जो कमरा उसका था, आज 2-3 दिन के बाद ही वहाँ बदलाव शुरू था। मानो वो अब वहाँ बहुत दिनों तक रहने नहीं आएगी, पर इतनी जल्दी उसकी जगह उसके घर में खत्म होने लगी। ये देखकर आंखों में नमी आई, पर अगले ही पल मन में आया, ये तो सबके ही साथ होता है, वो इकलौती थोड़ी ही है। ये सोचकर मुस्कुराते हुए एक कोने में अपना बैग रखते हुए प्रभा मन ही मन बोली, कोनो नाही, हमको तो 2 ही दिन में जाना ही होगा ना, इसे अपने घर माँ। पर बोलते बोलते एहसास हुआ वो घर भी उसका कहाँ था। वहाँ भी तो सबके लिए वो दूसरे घर से आई हुई थी, जिसको जगह बनाने में न जाने कितना वक्त लगने वाला था। अपने घर में प्रभा का मन लग रहा था,
जब माँ ने ससुराल के बारे में, उस सब के व्यवहार के बारे में बोला तो उसने मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाहा। इतने में बाहर से आते अधीराम सिंह बोले, बहुत ही अच्छा घर परिवार है, समझा दो तनिक सही से रहे सबके साथ। तो अपना कुछ ना कहना ही ठीक समझकर वो चुप रह गई। उसकी भाभी उसके कमरे में आई। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ प्रभा? कुछ हो नहीं, प्रभा ने बात टाल दी। उसके पास बैठती उसकी भाभी ने गंभीरता पूर्वक कहा, देख ज्यादा सोच विचार नहीं, ई घर में चाहे ऊ घर में जहाँ भी रहेगी ना कोनो दबाता ही रहेगा। और अब तो तेरा ब्याह हो गया है तो जानती है ना कि कोनो को ज्यादा दिन मायके में माँ बर्दाश्त नहीं कर सकत। लोगन का काम है सुनाना और बाबूजी नहीं कर सकत। प्रभा ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो समझ चुकी थी अब इस घर में नहीं, उस घर में ही जैसे तैसे रहना होगा। 2 दिन बाद जब ससुराल आई, उसके साथ अधीराम सिंह ने ढेरों सामान भिजवाया, जो देखकर दीनानाथ ने चमकती आंखों से उर्मिला को इशारा किया। उर्मिला और गीता दोनों ही कुटिलता से मुस्कुरा दी। प्रभा आकर जब अपने कमरे में आई तब भूमेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे देखकर वो बोला, बड़ी ही जल्दी आ गई। ये सुनकर प्रभा को न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे वो उसे सुना रहा था। आप नाराज हो क्या? हम जा रहे थे तब भी ना ही कहे रहे कुछ। प्रभा का सवाल सुनकर भी भूमेश ने नजरअंदाज कर दिया। पूरे दिन उर्मिला कुछ ना कुछ करवाती रही। थक कर शाम को खाना बनाकर कमरे में आई। इतने में भूमेश आ गया। उसने आते ही जब प्रभा को बैठे हुए देखा तो कुड़कर बोला, माँ वहाँ रसोई में है और तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। ना ही अभी तो सब किए। प्रभा बेड से उठते हुए बोली तो वो चिढ़कर उसे घूरते हुए बोला, ज्यादा ना, अपने बड़े घर वाली आदत लगाने की जरूरत नहीं, हमारे घर का काम खुद ही किया जाता है। यह सुनकर प्रभा हैरान थी, कुछ बोलती भी, पर भूमेश का गुस्सा देखकर वो डर गई। प्रभा के पिता अधीराम सिंह जी एक सख्त मिजाज और कुछ रूढ़िवादी किस्म के थे। जब भी वो किसी बात पर गुस्सा होते या डांटते, जो अक्सर ही हो जाता, तो प्रभा डरी सहमी सी एक तरफ खड़ी हो जाती। भूमेश का गुस्सा देखकर भी वो डरी हुई खड़ी थी। प्रभा को ऐसे खड़े हुए देखकर भूमेश चिढ़ा हुआ सा बोला, जाकर पानी ला सकती हो कम से कम, या वो भी नहीं होगा तुमसे? पता नहीं बाबूजी को भी हुआ क्या था, वो चिढ़ा हुआ सा अपना बैग पटक कर जूते उतारने लगा। प्रभा डरी हुई सी कमरे से निकली। आंखों में आंसू का सैलाब भरा था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। कभी सास, कभी पति, कभी आसपास के लोग, सबके मुंह से कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिल ही जाता था प्रभा को। उसके मन में डर था कि उसके रंग के लिए कहीं ना कहीं सब सुनाएंगे, पर यहाँ तो बहुत कुछ और ही था जो उसे सुनना पड़ता। कहने के लिए बदलाव हो रहा था समाज में, पर आज भी वो बहुत सी जगह है जहाँ कभी बेटी पर रोक टोक लगाई जाती है तो कभी बहू पर बेवजह के जुल्म। न जाने क्यों जो लड़की अपने घर को छोड़कर उस घर को अपना मानने लगती है, उसे अपनेपन का एहसास कराने की बजाय बात बात पर सुनना पड़ता है। प्रभा के लिए सब मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो बेहद ही शांत किस्म की थी। लोगों की बातों का जवाब देना, किसी पर गुस्सा दिखाना, ये सब वो नहीं कर पाती, इसलिए उसे और दबाया जा रहा था। कहते भी है ना, जो दबता है उसे दबाया ही जाता है। एक दिन कमरे में बैठी प्रभा के पास भावना आई। उसके चेहरे पर आई उदासी देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, ओ भाभी, शादी को 1 महीना हुआ ही है, आप मुरझाने लगी। वैसे ये जानती हूँ उमेश भैया के साथ रहना मुश्किल है, पर इतना भी नहीं। प्रभा की आंखें झलक आई। उसके पास बैठी भावना की नज़र जब उसके हाथ पर पड़े निशान पर पड़ी तो वो गंभीरता से बोली, जितना सहते हैं ना उतना ही लोग आपको दबाते हैं। यहाँ ना, इस समाज में कोई भी ये नहीं देखेगा कि तुम पर तकलीफ क्या है, तो क्यों सुननी इनकी। जानते हैं हमारी आदत ही हो गई। काहे कि माँ कहती है ये घर हमारा है और अपने घर में जैसे तैसे रहना पड़ता ही है। ये कहते हुए एक घुटन सी हो रही थी प्रभा को, जो भावना समझा रही थी। प्रभा के कंधे पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि हरदम रोक टोक और दायरे लड़की के लिए कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, सब सिखाया जाता है। जिस घर में सालों रहो उस घर में जिंदगी नहीं बिता सकती, और शादी के बाद अगर पति या घर परिवार कुछ कहे तो एडजस्ट करो और रहो। अगर सब छोड़कर चले जाओ अपने घर तो लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं। माँ बाप फिर समझाकर वापस वहीं भेज देते हैं।
जब औरत के अस्तित्व को एक औरत ही दबाने लगे तो किसी मर्द से क्या ही उम्मीद करें। भाभी कहने को तो बहुत से लोग हैं बदले हुए, पर बहुत लोग हैं जो, खैर छोड़ो, ज्ञान बहुत दे दिया, ये सब छोड़ो। बस इतना कहूँगी, इन लोगों की उतनी ही सुनो जितना सुन सकती हो। प्रभा उसकी बातों को सोचने पर मजबूर थी। सही तो कह रही थी ना भावना। उसने एक बार उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम ना बहुत अच्छी हो, हमको तो आज तक तुम्हारे जैसा कोनो मिला ही नहीं। उसकी आंखों में चमक थी जो देखकर भावना के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। भावना की बातें अब भी प्रभा के मन में चल रही थी। बातें तो उसकी सही ही थी ना। यही सोचते हुए वो कमरे से बाहर आई, रसोई में आकर खाना बनाने लगी। उर्मिला ने जब बाद में जाने को कहा तो वो आहिस्ता से बोली, बस हो ही गया, आप काहे परेशान होगी। उसकी बात पर उर्मिला ने चिढ़कर कुछ कहना चाहा। इतने में दीनानाथ जी की आवाज़ आई, ये भूमेश की माँ, तनिक हमारे लिए पानी ले आओ। नाक मुंह सिकोड़ते हुए उर्मिला पानी लिए रसोई से बाहर निकल गई। रात को खाने के बाद रसोई में सारा काम निपटाकर प्रभा कमरे में जाने लगी। इतने में आती हुई उर्मिला बोली, जाकर सुबह के लिए सब्जी काट कर रख दे। जी। इतना कहते हुए प्रभा शांति से रसोई में आकर वापस काम में लग गई। सब कुछ निपटाकर जब कमरे में आई तो भूमेश को चैन से सोता हुआ देखकर एक कमी सी खली, आंखें भर आई, पर खुद को संभालते हुए वो आकर चुपचाप बेड की दूसरी तरफ लेट गई। सुबह भूमेश जब दफ्तर जाने लगा, कमरे में आती प्रभा ने उसका खाने का डब्बा टेबल पर रखते हुए कहा, खाना ले आए का? चाय लाओ पहले। भूमेश का इतना कहते वो चली गई। कुछ देर बाद प्रभा चाय की प्याली लिए कमरे में आई। उसे चाय देकर वो वहीं खड़ी हो गई। मन में कुछ बातें थी जो वो उससे करना चाहती थी, पर जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला, भूमेश बोल पड़ा, अब सिर पर क्या खड़ी हो, खाना लेकर आओ। प्रभा के खुलते हुए होठ अब पूरी तरह से बंद हो गई। भूमेश के मुंह से प्यार भरे बोल सुनना मुश्किल ही था। शायद ऐसा ही है वो, ये सोचकर प्रभा कमरे से बाहर निकल गई। दीनानाथ जी और उर्मिला का ध्यान प्रभा पर कभी था ही नहीं। उर्मिला तो बस सुनाने का काम करती, लेकिन अब प्रभा उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। बाकी सब तो नज़रअंदाज कर देती, लेकिन भूमेश की बात, उसका उस पर बिल्कुल ध्यान ना देना उसे अंदर ही अंदर खलता था। और मन में केवल यही सवाल आता, अगर उसे वो इतनी ही नापसंद थी तो शादी क्यों की? क्यों उसके करीब आया? क्या कमी है उसमें? अपने अंदर कमियां तो नज़र आने लगी, पर ये ना समझ सकी कैसे सुधारे। और अगर उसमें कमी नहीं होगी तो क्या सब ठीक होगा? अपने अंदर की कुछ कमियों को सुधारने की कोशिश में अब प्रभा लग चुकी थी। अपने व्यवहार में, बोलने के तरीके में धीरे धीरे वो खुद को बदलने लगी थी। एक रोज़ सुबह कमरे में चाय की प्याली लिए प्रभा कमरे में आई। उसने भूमेश को चाय दी। हमेशा की तरह बिना उस पर ध्यान दिए चाय की प्याली लिए भूमेश चाय पीने में लग गया, लेकिन प्रभा की नज़र अब भी उस पर ही थी। उसके करीब बैठकर वो धीरे से बोली, आपको हमसे कोई नाराज़गी है तो? क्यों बार बार एक ही बात करती रहती हो? भूमेश चिढ़ा हुआ सा बोला, पर फिर शांत लहजे में बोला, कोई बात नहीं है, बेवजह ही मत पड़ो सिर पर। ये सुनकर एक बार फिर प्रभा के चेहरे पर उलझन भरे भाव आने लगे। न जाने क्यों एक तकलीफ, एक घुटन सी महसूस कर रही है वो। क्यों भूमेश उसे यूं नज़रअंदाज करता था? अगर इतनी ही नफरत थी तो क्यों की शादी? क्यों उसके करीब आया? यही बचा था अब उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके मन की तकलीफ को समझे, जो उसे अच्छे से बात करे, जो उसके दिल में क्या है वो जानना चाहे। आदत सी हो गई थी प्रभा को अकेले रहने की। एक शाम उसके कमरे के बाहर की ओर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। प्रभा के मन में सवाल आया, इस वक्त कौन होगा? वो भी पीछे वाले रास्ते से। उसने पीछे की ओर जाकर दरवाज़ा खोला तो मुस्कुराती हुई भावना खड़ी थी। उसे देखकर प्रभा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो वहीं बैठ गई और भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, और भाभी कैसी हो? प्रभा ये सुनकर मुस्कुरा दी और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। भावना ने आंखें मटकाते हुए चहकती आवाज़ में कहा, देखो पूरा मोहल्ला ना मेरी शादी के पीछे पड़ा है। यहाँ किसी से तो अपनी बात बनती नहीं। माँ बाबूजी के बाद आपसे मिलाती हूँ अपने हीरो को। ये सुनकर प्रभा ने उत्सुकता से इधर उधर देखा। इतने में दरवाजे की ओर से एक लड़का निकला। उसे पुलिस की वर्दी में देखकर एक पल को प्रभा घबराई
पर जैसे ही भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है मेरे मंगेतर अंशुल, डरो नहीं, पुलिस में है पर इतना भी डरावना नहीं। ये कहते हुए वो हंस दी और अंशुल भी। वही प्रभा को भी हंसी आ गई। अंशुल ने मुस्कुराते हुए प्रभा से बात की। उसके बात करने का तरीका, भावना के प्रति उसका रवैया, उसके लिए झलकता प्यार देखकर प्रभा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। भावना और अंशुल को देखकर वो चमकती आंखों से चहकती हुई सी कहा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत, और साथ में तो और अच्छे लगते हो। भगवान आप दोनों को ना हमेशा साथ रखे, खुश रखे। ये सुनकर वो दोनों ही मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू भाभी। आज अंशुल और भावना के बीच का रिश्ता, उन दोनों के बीच का रिश्ता देखकर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रात को भूमेश बहुत लेट आया। कमरे में आते ही जब जागी हुई प्रभा पर नजर पड़ी तो बोला, सोई क्यों नहीं। उसकी आहट पाकर ही प्रभा उठ चुकी थी। उसने भूमेश की ओर देखकर कहा, आप नहीं आए थे तो बस इसलिए खाना ले आते हैं। नहीं, मैं खाकर आया हूँ। भूमेश अपना बैग रखकर कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर वो कमरे में आया। तब भी प्रभा यूं ही खड़ी थी। वो आकर चुपचाप बेड पर लेट गया। प्रभा अब भी खड़ी थी। कुछ मिनट बाद वो उसके पास आई तो भूमेश ने करवट बदल ली। प्रभा ने कुछ कहना चाहा पर उसके करवट बदलने से वो पूरी तरह खामोश हो गई। मन बार बार अंशुल और भावना की बातों पर जा रहा था। एक बार फिर हिम्मत करके प्रभा ने भूमेश के थोड़ा करीब खिसक कर सवाल किया, आज बहुत देर हो गई आपको आने में। यह सुनकर भूमेश ने गर्दन घुमाई और उसे देखने लगा। उसके इस तरह देखने से प्रभा कुछ पीछे खिसक गई। वही उसे यूं ही देखते हुए ही भूमेश चिढ़ा हुआ सा ही बोला, तो तुमसे पूछकर काम होगा क्या? तुझे क्या पड़ी है इतनी? इतना कहकर वो एक बार फिर शांत हो गया। प्रभा को अब महसूस होने लगा मानो उसने एक सवाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो चुपचाप सी सिमटी हुई बेड पर लेट गई। अगले ही पल भूमेश की आवाज आई, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है। अब ये लगभग रोज का था। यहाँ बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। घर में माँ से बातें करते हुए भी ज्यादा कुछ बता नहीं पाती। उर्मिला के रवैये के साथ तो रहने की आदत डाल ली थी। प्रभा के प्रति भूमेश के व्यवहार में कुछ अंतर नहीं आया था। बस एक यही बात उसे बहुत ज्यादा खटक रही थी। पर भावना और अंशुल से कभी कभी मिल लेती, वही पीछे के रास्ते से, तो मन खुश हो जाता। उन दोनों के बीच प्यार था। अंशुल कितना ही समझदार, ध्यान रखने वाला था, जो वो भूमेश में भी देखना चाहती थी, पर ऐसा कभी होता ही नहीं था। आज भूमेश घर पर ही था। दीनानाथ जी और उर्मिला किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर का काम निपटाकर थकी हुई सी प्रभा कमरे में आकर लेट गई। इस वक्त भूमेश शायद घर पर नहीं था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जैसे ही आहट हुई, वो तुरंत उठकर बैठ गई। कमरे में आते हुए भूमेश के चेहरे पर मुस्कान देखकर प्रभा ने एक ठंडी सांस ली। वो खुश था। ये सोचकर उसने उसके पास आते हुए कहा, आपको कुछ चाहिए? भूमेश ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, नहीं। आज थोड़ा सा अलग नजर आ रहा था वो। प्रभा ने पूछना चाहा, पर कहीं फिर गुस्सा ना हो जाए, यह सोचकर वो चुप रही। थोड़ी देर बाद जब रात के खाने के लिए पूछने आई, तब भूमेश को किसी काम में लगा देखकर वो अंदर आ गई। आज ये पहली बार था जब उसकी मौजूदगी प्रभा को कुछ राहत दे रही थी। नजरें चुराकर वो बार बार उसे देख रही थी। कुछ देर बाद जब भूमेश उठा, बेड पर सिर लगाए हुए प्रभा को हल्की नींद में पड़े देखकर अपने आप में बड़बड़ाया, सो भी गई। बस यही काम होता है इसे। ये कहते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, खाना मिलेगा आज? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि प्रभा एक बार में ही उठकर खड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर बोली, देते हैं। खाने के बाद कमरे में आकर भूमेश ने फोन देखा। फोन देखकर तुरंत ही उसने किसी को किया और फोन कान से लगाते हुए बोला, बिजी था थोड़ा। हाँ बिल्कुल, वो बात कर ही रहा था। इतने में प्रभा आई। तब तक वो फोन रख दिया। एक नजर प्रभा को देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही थी? झेंपते हुए प्रभा ने तुरंत नजर झुका ली और बोली, नहीं कुछ नहीं। भूमेश ने उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए, जिससे वो कुछ घबराने लगी। लगभग 3 महीने से वो उसके साथ रह रही थी, पर उसकी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं दिखती। ना वो कभी ढंग से उससे बात भी करता था, अक्सर गुस्सा ही निकालता उस पर। इसलिए प्रभा के मन में एक डर सा बैठ गया। उसके पास आते हुए भूमेश को देखकर कदम पीछे लेने चाहे, पर तब तक वो उसकी कमर पर अपने हाथों की सख्त पकड़ बना चुका था।
प्रभा को अंदाजा हो गया था उसका अगला कदम क्या होगा। उसने आहिस्ता से अपने होठों को खोलते हुए कहा, आप ओ हम। उसके इस तरह बोलने से भूमेश ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और अगले ही पल उसे खींचकर अपने एकदम करीब करते हुए बोला, क्या बोल। प्रभा चुप हो गई। भूमेश के करीब थी, मन में एक अजीब सी उलझन थी और कुछ सवाल भी, पर बिना कुछ कहे एक बार फिर हमेशा की तरह समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आधी रात को सोते हुए भूमेश को टकटकी लगाई देखती हुई प्रभा की आंखों में सोनापन था। बहुत से ख्वाब थे मन में, अपने रंग के कारण अक्सर सुनती आई थी तो उम्मीद नहीं थी उसे कुछ अच्छा मिलेगा। पर शादी के मंडप में शांत से भूमेश को देखकर मन में एक आस जगी, लेकिन बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्द वो सारी आशाएं टूटती हुई नजर आ रही थी। क्या भूमेश के लिए वो महज एक जरूरत थी? ये सवाल मन में आते ही आंखों से आंसू की एक धारा बह गई। जहां भूमेश चैन से सुकून की नींद सो रहा था, वही प्रभा बेचैन सी करवट बदल रही थी और मन में बस बचे थे तो सवाल, जिनका जवाब कोई दे ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी मन की इस तकलीफ का ना किसी को अंदाजा था और ना ही कोई कुछ करता। इसलिए वो भी खामोशी अंदर ही अंदर सब कुछ दबाई जा रही थी। बार बार उसके करवट बदलने से भूमेश की आंखें खुल गई। करवट बदलती हुई प्रभा को देखकर वो झुंझलाकर बोला, ना सो रही है ना सोने दे रही है, चुपचाप एक जगह सो जाओ। उसकी बातें सुनकर प्रभा ने कुछ नहीं कहा, पर एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगी थी। अब वो बिस्तर से उठकर बहुत ही आहिस्ता से अपने कमरे से निकल गई। आंखों में नींद न जाने क्यों आज दस्तक नहीं दे रही थी, तो सीढ़ियों से होते हुए वो ऊपर छत पर आकर बैठ गई। खुले आसमान को देखते हुए खुली हवा में भी उसके मन में जो घुटन थी वो मन में कम होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ गहरी सांसें लेकर वो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रही थी। तभी महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो घबराकर पीछे पलटी। प्रभा जब पलटी, सामने भावना को देखकर वो कुछ बोलती, उससे पहले ही भावना बोल पड़ी, मैं अंशुल से बात कर रही थी, आपको देखा तो आ गई। कूदते फांदते वो हंस दी, पर प्रभा के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आई। आज उसके मन में भरा हुआ तूफान और सवालों का सैलाब हावी हो रहा था उस पर। भावना उसके चेहरे पर आए भाव देखकर कुछ कहने लगी, पर जब नजर वहां पर बने निशान पर गई तो चुप हो गई। प्रभा उम्र में उससे छोटी थी, लेकिन भूमेश को हमेशा बड़ा भाई समान समझा, इसलिए उसे हमेशा बड़ी भाभी का आदर देती थी। लेकिन उसे यूं देखकर न जाने क्यों उसे बहुत ही तकलीफ सी महसूस हुई। उसने आहिस्ता से उसके कंधे पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए कहा, क्या हुआ? एकदम से अब प्रभा उसके गले लग गई। भावना ने कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता से उसके बालों को सहलाती रही। कुछ समय बाद ही प्रभा को महसूस हुआ वो क्या कर रही है, तो तुरंत भावना से दूर हो गई। खुद को एकदम पूरी तरह से शांत करके वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, इस वक्त आप यहाँ? प्रभा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जो उदासी थी वो साफ बयां कर रही थी कि वो किसी बात से परेशान थी। ऊपर से उसकी बाह पर बना निशान देखकर भावना कुछ कुछ अनुमान लगाने लगी थी, पर फिर भी प्रभा से पूछने में एक हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। भावना ने धीरे से उसके कंधे पर रखा अपना हाथ हटाते हुए एकदम शांत सी धीमी आवाज में कहा, आज तक सिर्फ घुटना सीखा है क्या? उसकी बात सुनकर एक बार फिर शांत होती प्रभा के चेहरे पर उदासी, परेशानी और घुटन भरे भाव गिरने लगे। वो चुप थी। भावना अब भी शांत सी प्रभा के चेहरे पर आई घुटन और झिझक महसूस कर पा रही थी। वक्त धीमी गति से बढ़ रहा था। प्रभा की खामोशी अब भी कायम थी। भावना जो बस टकटकी लगाई उसे देख रही थी। उसके कुछ कहने के इंतजार में उसने एक बार फिर प्रभा के दोनों हाथों को पकड़ा। उसके हाथों को थामते हुए उसे लाकर एक कोने में बैठाया। प्रभा की चुप्पी अब भी कायम थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर भावना मुस्कुराते हुए बोली, देखो, जिंदगी में जब तक दूसरों से कोई उम्मीद रखते हैं ना, तब तक सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। जानती हो आप यार, क्यों समझती नहीं हो? या माँ बाप के लिए चुपचाप सहते रहना, गलत हो तो भी कुछ ना कहना बिल्कुल गलत है। जिस इंसान के साथ दर्द और तकलीफ मिले, साथ होते हुए भी तन्हा रहना पड़े, तो फायदा क्या है ऐसे इंसान के साथ रहने का? खुद को जब तक निखारा नहीं है तब तक ही कमजोर हो, वरना सहन शक्ति जब इतनी है तो उसमें सहन हटाकर सिर्फ शक्ति रहने दो। जो भी तुम बनकर आओगी वो अपने आप के लिए होगी। भावना की बातें सुनकर
प्रभा के मन में कुछ अजीब सी हिम्मत आई, पर अगले ही पल कुछ सोचकर वो बोली, पर हम करेंगे क्या। उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए भावना ने प्यार से उसकी हथेली थाम ली और हिम्मत देते हुए बोली, जो भी करोगी करना, पर सहना नहीं है कुछ। भावना की बातें एकदम सही है। ये सोचकर प्रभा उसकी बात के बारे में सोचने पर मजबूर थी। अब उसने भूमेश से कुछ भी उम्मीद करना छोड़ ही दिया था। वैसे भी वो कभी उसकी किसी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा था। दिन ब दिन प्रभा का अंदाज कुछ बदलता गया, पर हमेशा की तरह भूमेश को कोई मतलब ही नहीं था। आज रात वो जब कमरे में आया तो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसका गुस्सा देखकर प्रभा एक पल को तो डरी, लेकिन फिर शांत होने लगी। इतने में उसके पास आकर गुस्से से उसकी बाहें पकड़कर लगभग उसे बुरी तरह से खींचते हुए भूमेश ने गुस्से भरी आवाज में कहा, कौन है वो जिससे पीछे के दरवाजे से छिप छिप कर बातें करती है, बता। इसलिए आजकल हवा में उड़ने लगी है ना। भूमेश की बातों से कुछ अंदाजा लगाते हुए प्रभा समझ चुकी थी वो अंशुल की बात कर रहा है। वो किसी तरह से मुंह खोलकर बोली, वो तो भावना। पर इससे आगे प्रभा कुछ कहती उससे पहले एक थप्पड़ उसके गाल पर भूमेश जड़ चुका था और प्रभा मानो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी हुआ क्या। उसकी बाहों को बुरी तरह से जकड़ते हुए और वो दोबारा गरजते हुए बोला, शर्म नाम की चीज नहीं है ना। अभी शादी को 4 महीने हुए नहीं और तुझे इतनी जल्दी नया आशिक मिल भी गया। ये क्या कह रहा था भूमेश। हैरानी से प्रभा की आंखें फैल चुकी थी और साथ ही आंखों में नमी ने जगह बना ली। जिस इंसान को 4 महीनों में उसके चरित्र पर इतना भी यकीन नहीं हुआ, उससे वो उम्मीद कर रही थी। ये कितनी बड़ी गलती कर रही थी प्रभा। भूमेश चीखते चिल्लाते हुए अपना सारा गुस्सा उस पर निकालकर तेजी से कमरे से निकल गया। शांत सी खड़ी प्रभा यूं ही जमीन पर गिर गई। आंखों में अब तक जो नमी जमा थी वो आंसू बनकर गालों पर आने लगी। सिसकती हुई प्रभा अपने आप में घुटते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, क्या गलती है हमारी, क्या किया है हमने जो सब, क्यों कोई भी नहीं समझता, क्यों भगवान, क्यों इतनी मुश्किल जिंदगी दे दी हमें। इससे अच्छा तो हम मर ही जाते, कम से कम ये सब सहना नहीं पड़ता, नहीं होता हमसे अब। यह कहते हुए भी उसकी सिसकियां और बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब भी वो यूं ही जमीन पर बैठी सिसक रही थी। इतने में बेड पर पड़ा हुआ भूमेश का फोन बजने लगा। फोन पर दिखते नंबर को देखकर प्रभा के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए और उसने कॉल रिसीव कर लिया। प्रभा कुछ कहती उससे पहले ही दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आई, क्या हुआ, आज अब तक फोन नहीं किया तुमने, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे कॉल का। ये सुनकर प्रभा, जिसने अपना मुंह खोला ही था, पूरी तरह से खामोश हो गई। उसने चुपचाप कॉल कट किया और भूमेश के फोन को वापस बेड पर ही पटक दिया। रोती हुई प्रभा अब खुद ब खुद एकदम शांत सी होने लगी। अगले दिन प्रभा अपने घर आ गई थी। जिस तरह से वो आई वो देखकर घर में आंगन में ही बैठी उसकी माँ और भाभी परेशान सी एक दूसरे की ओर देखने लगी। घर में अब सबको पता लग चुका था भूमेश और प्रभा के बीच कोई झगड़ा हुआ, तभी वो ऐसे आई। आज का पूरा दिन ऐसे ही परेशानी भरा निकल गया। उसकी माँ ने भाभी ने बात करनी भी चाहिए, पर प्रभा ने किसी से बात नहीं की। अगले दिन भूमेश वहां आ गया था। आदिराम सिंह जी ने देविका जी को प्रभा से बात करने का इशारा किया। कमरे में बैठी हुई प्रभा के पास आकर उसकी माँ देविका समझाते हुए बोली, काहे समझती नहीं है कुछ हो, पागल हो गई है का, बच्ची नहीं है अब तू। देख बिटिया, ससुराल में पति पत्नी में ये सब होता रहता है, काहे इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है, झगड़ा ही तो हुआ है, दामाद जी आए हैं तू को लेने की खातिर। ये सुनकर प्रभा हैरान नजरों से अपनी माँ को देखने लगी। अपने गाल पर उंगली रखते हुए वो चीखी, उसने हाथ उठाया है हम पर और तू कह रही है ये सब होता रहता है, तुझको नहीं दिख रहा का। उसकी आवाज में दर्द था जो सुनकर एक पल को देविका की आंखें पनीली हो गई। वो प्यार से उसके गालों को सहलाने लगी, पर अगले ही पल आदिराम सिंह का इशारा याद आया तो बोली, देख बिटिया, हम जानते हैं तुमको आदत नहीं है, पर जानत है ना कैसे है सब। हम तेरे बाबूजी को बोल देंगे, वो बात कर लेंगे, पर तू समझ, गुस्से में जब एक हो तो दूसरे को थोड़ा सहना पड़ता है। आदिराम सिंह को जब देविका ने प्रभा की कही हुई बात बताई तो आंखों में गुस्सा भर आया। वो भूमेश की ओर देख ही रहे थे। इतने में वो बोल पड़ा, मुझे कुछ कहने से पहले अपनी बेटी से उसकी करतूतों के बारे में पता लगवा लीजिए। कमरे से बाहर वाले दरवाजे से उस पुलिस वाले से बात करती रहती है।
मोहल्ले के लोग बातें बना रहे हैं। इसके बावजूद बाबूजी ने, माँ जी ने, किसी ने लाने से मना नहीं किया। समझा लीजिए थोड़ा अपनी बेटी को। उसकी ये बातें सुनने के बाद प्रभा के परिवार वाले कुछ कहने लायक बचे ही नहीं थे। प्रभा को एक बार फिर भूमेश के घर आना पड़ा, लेकिन पर वो समझ चुकी थी वो वहाँ भी नहीं जा सकती जहाँ वो हक से गई थी। घर आते ही दीनानाथ जी और उर्मिला जी के ताने मिले। आज उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए वो बोली, हमको लाने खुद गया था आपका बेटा, रोक लेते अगर इतनी ही समस्या थी तो। और इतना कहकर वो बिना कुछ सुने भूमेश के कमरे की तरफ बढ़ गई। वही सब हैरान से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उर्मिला चिढ़कर गुस्से से अपने पति और बेटे को सुनाते हुए बोली, देख लिए महारानी के रुतबे, ऊ की अकड़ ठिकाने लगाने का कह रहे थे ना, पर ऊ तो उल्टा हम पर ही चढ़ रही है। भूमेश गुस्से से तेज कदमों से अपने कमरे में जाने लगा। कमरे में आते ही बेड पर बैठी प्रभा के पास आते हुए एक बार फिर गरजती हुई आवाज में बोला, ज्यादा हवा में उड़ रही है, समझ क्या रखा है खुद को, पत्नी है मेरी और जरूर तुझे दूसरों की पड़ने लगी है, क्या चल रहा है। और ज्यादा शान दिखाकर रवाना हो गई अपने घर, अपना घर। इतना कहते हुए प्रभा हंस दी। एक बार फिर अपनी बात जारी रखते हुए वो बोली, हमारा घर अगर होता ना तो साथ नहीं होते तुम्हारे। और क्या बोले तुम, पत्नी तो हमारे प्यारे पत्नी वर्ता पति देव जी, पत्नी ना हम तुम्हारे लिए तब तक है जब तक बिस्तर पर तुम्हें ज़रूरत होती है हमारी। अगर हमारे चरित्र पर सवाल कर लोगे तो अपने पाप धो नहीं सकते खुद तुम। उसके इस तरह के व्यवहार और बातों को सुनकर भूमेश हैरान था, पर चेहरे पर अब भी गुस्से भरे भाव थे। वो चीखता हुआ बोला, ए जबान संभाल कर बात कर, काहे गुस्सा ना हमको भी बहुत आता है। साला जिंदगी खराब, माँ बाप समझे नहीं कभी, और तुझसे उम्मीद कर लिए थे, पर तू तो साला हमारी खराब जिंदगी से भी खराब निकला। प्रभा इस वक्त बेहद गुस्से में थी और भूमेश उसके इस तरह के व्यवहार से गुस्से में भरने लगा। वो एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ने लगा। इतने में प्रभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब तक का दबा हुआ सारा गुस्सा भरा पड़ा था। बेहद ही गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए वो फिर बोल पड़ी, 4 महीने से साथ रह रहे हैं, एक बार कभी भी हमसे ठीक से बात नहीं किए, रंग नहीं बदल सकते थे पर अपने आप को बदलने लगे ताकि तुम कभी भी, अरे जब हम पर ध्यान भी नहीं देते तो काहे हमारे साथ। अब ना बहुत हो गया, अगर एक बार भी हाथ उठाए ना तो पूरे खानदान को जेल में डलवा देंगे, घरेलू हिंसा के केस में। फिर अपनी वो महबूबा को मिलते रहना जेल में। इस बार जो प्रभा ने कहा वो भूमेश के लिए चौंकाने वाला था। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर एक बार फिर प्रभा हंस दी। भूमेश का शर्ट लगभग खींचते हुए वो उसके चेहरे को देखते हुए एक दर्द भरी आवाज में बोली, हमको क्यों इंसान नहीं समझते आप पति हो हमारे, अगर प्यार से कभी बात कर लोगे, थोड़ा सा ध्यान रख। अरे बिना कुछ चाहे जो आप चाहते हो करते तो हो, हम फिर भी। ये ना आंसू दिखाकर बहला मत, देखा है खुद को। अरे मेरा बाप मरा जा रहा था शादी के लिए, वरना तुम जैसी से मैं शादी करता। और ये डरा धमका कर ना खुद को ज्यादा होशियार मत समझ। भूमेश की बातें सुनकर एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी उम्मीद जो मन में थी वो भी टूट गई। वो जा चुका था कमरे से और प्रभा बुत बनी बैठी थी। शाम को छिपकर भावना से बात हुई तो वो उसे समझाते हुए कुछ बोली, जिस पर एक गहरी सांस लेकर प्रभा ने हाँ में गर्दन हिलाई। रात का वक्त था। खुद को पूरी तरह से ढककर अपने घर के बाहर अपने कमरे के पास वाली खिड़की से होते हुए प्रभा अंदर आई। इस वक्त उसके कमरे में रह रहा उसका भाई नहीं था। जल्दी से कमरे से कुछ ढूंढकर वो तेजी से निकलने लगी। इतने में उसकी भाभी दिखी। उसने जैसे ही मुंह खोलना चाहा, ना में गर्दन हिलाते हुए प्रभा ने पनीली आंखों के साथ ही हाथ जोड़ दिया। वो अब कुछ बोल ही नहीं पाई। एक बार फिर प्रभा बाहर निकली। वो घर से बाहर कुछ दूरी पर आई। वहाँ भावना थी और उसके साथ ही अंशुल था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। अंशुल बेहद ही शांत लहजे में बोला, यहाँ रहकर भी सब ठीक किया जा सकता है। एक बार उन लोगों को वो अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही प्रभा बोल पड़ी, कुछ ठीक नहीं होगा। एक बार जेल भेज देंगे ना उन लोगों को, तब भी हमारे माँ पापा और लोग कहेंगे कि सब कुछ भूलकर शुरुआत करो। हम उस इंसान के साथ रह ही नहीं सकते अब। प्रभा की आंखों में इस वक्त एक सोनापन था। इतने महीनों में उसने हर एक संभव प्रयास किया भूमेश की नज़रों में आने का। वो हर चीज़ की जो वो उसके लिए कर सकती थी,
पर अब वो उसके लिए और कितना झुकेगी। और तब भी अगर वो सिर्फ उसका होता तो शायद ही उसका ये प्रयास कभी खत्म होता। लेकिन कल जिस लड़की से बात हुई, जिस तरह से वो व्यवहार करता था, उसके बाद वो उसकी नज़रों में गिर चुका था। भावना ने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर अंशुल की ओर देखकर बोली, तुम जहाँ पहले रहते थे वो घर तो खाली होगा ना? अंशुल ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी प्रभा धीरे से बोली, आप लोग बहुत कर लिए हमारे लिए, हम खुद कुछ देख लेंगे। अंशुल प्रभा की बात सुनकर गंभीरता पूर्वक बोला, पुलिस वाला हूँ, भूमेश और उसके परिवार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आपने कहा आपको नहीं करना कुछ, उन लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। आपकी बात सिर्फ इस शर्त पर मानी है क्योंकि आप भावना के लिए और मेरे लिए एक दोस्त समान है और इस नाते मदद करना बनता है, और नहीं तो पुलिस वाले के नाते तो ज़रूर ही। बिल्कुल प्रभा, और हिम्मत दिखाई है वो ही दिखाओ, हमसे रिश्ते तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भावना ने बेहद ही प्यार से कहा तो प्रभा कुछ नहीं कह पाई। वो भावुकता से वो भावना के गले लग गई। उसकी आंखों में नमी अब भी थी। अगले दिन सुबह उर्मिला ने जब सुबह पूरा घर यूं ही देखा तो गरजते हुए बोली, ओ महारानी, उठना नहीं है का? इतने में बाहर से आता भूमेश बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो माँ? जाकर अपनी बीबी से पूछो, उठा नहीं जाता उसे। उर्मिला की बात सुनकर भूमेश अपने कमरे में आया। वहाँ पर प्रभा नहीं थी। पूरे कमरे में इधर उधर वो उसे ऐसे ढूंढ रहा था मानो वो कोई सामान हो। जब प्रभा नहीं मिली तो जहन में कल रात की बात याद आने लगी। चेहरे पर पसीना आ गया। आदिराम सिंह जी का गुस्सा देखकर वो उस रोज बात बदल चुका था, लेकिन अब क्या करे। फिर कुछ सोचकर वो चिढ़कर अपने आप से बोला, भाग गई अपने उस आशिक के साथ। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा भरा हुआ था। अगर अभी प्रभा उसके सामने होती तो शायद ही आज वो बच पाती उसके इस गुस्से से। आदिराम सिंह को कोई मौका मिलता उससे पहले ही भूमेश और उसके माँ बाप ने आकर उनके घर पर तमाशा शुरू कर दिया। प्रभा भाग गई। इस बात को सुनकर सब लोग बातें बना रहे थे। वही आदिराम सिंह जी कुछ कहने लायक नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से भूमेश के आसपास के लोग उसकी और अंशुल की बातें बना रहे थे, उसके हिसाब से सबकी नज़रों में यही आया कि वो भाग गई। अंशुल प्रभा को लेकर मुंबई आ गया। इतना बड़ा शहर था ये। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रही प्रभा के लिए ये सब कुछ एकदम नया सा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं थी। था तो बस एक खालीपन, एक तकलीफ जिसे छिपाते हुए सोनापन उसकी आंखों में जगह लेने लग गया था। 2 कमरे वाले एक छोटे से फ्लैट में प्रभा को लेकर अंशुल आया। उसके रहने की सारी व्यवस्था करके बोला, यहाँ सब कुछ है। प्रभा कुछ नहीं बोली और अब भी आंखों में था तो केवल सुनापन। अंशुल जो पूरे रास्ते भर उसे ऐसे ही देखते हुए आया, उससे अब चुप नहीं रहा गया। उसने प्रभा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर अपने हाथों को बीच में ही रोक दिया। एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोला, बैठो प्रभा। उसकी बात सुनकर बुत बनी हुई प्रभा वही छोटे से हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई। अंशुल उसके चेहरे पर आते जाते भाव देखकर गंभीरता से बोला, क्या क्या सोचा है? ऐसे जीते जी मरी हुई रहोगी? ये सुनकर प्रभा ने उसकी ओर देखा तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अंशुल बोला, अकेले रहने का फैसला किया है तो इतना बदल लो खुद को कि सवाल करने की औकात ही ना हो किसी में। प्रभा अकेला रहना, खास तौर पर एक औरत का, इसलिए नहीं कह रहा कि औरत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत से भेड़िए मिलेंगे इस राह पर। देखो, जिन लोगों से भागकर आई हो वो यहाँ भी मिल जाएंगे। जब इरादा किया है तो मजबूत बनो। अंशुल की बात सुनकर प्रभा ने गहरी सांस भरते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वक्त बीत रहा था और इस बीतते हुए वक्त के साथ पीछे छूटती जा रही थी वो डरी सहमी सी प्रभा। अपने आप को इस बार अपने लिए बदलने की उसकी जी तोड़ कोशिश जारी थी। 2 महीने निकल गए। प्रभा को इन कुछ दिनों से थकावट बढ़ती हुई महसूस होने लगी थी। एकाएक कुछ ध्यान में आया तो चेहरे पर एक अजीब सा डर उभर आया। भावना और अंशुल आज यहीं थे। डॉक्टर ने जब प्रभा को चेक किया तो वही हुआ जिसकी घबराहट प्रभा के चेहरे पर आई थी। वार्ड से बाहर आते हुए डॉक्टर बोले, सी इज प्रेग्नेंट, इनका अच्छे से ख्याल रखिए। और इतना कहकर वो चले गई। अंशुल और भावना एक दूसरे को देख रहे थे, मानो कह रहे हो इतनी मुश्किल से तो वो आगे बढ़ रही थी और फिर एक बार पीछे जाना पड़ेगा। इतने में बाहर आती हुई प्रभा पर नजर पड़ी तो उसके चेहरे पर आती हुई हल्की सी मुस्कुराहट देखकर उन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। आज लंबे वक्त बाद प्रभा खुश थी। वो खुश थी, इसका मतलब है
पुरानी बातें और भूमेश से अब उसका कोई वास्ता नहीं बचा। इन 2 महीनों में खुद को संभालना तो सीख लिया था और इस बदले परिवेश में रहने की आदत डलने लगी थी। वक्त बीतने के साथ साथ एक मुश्किल दौर शुरू हो गया था प्रभा के लिए। जिस वक्त परिवार की, अपनों की ज़रूरत थी, उस वक्त वो बेहद अकेली थी। अंशुल और भावना ने कहा भी वो उसकी मदद के लिए उसके साथ रह जाएंगे, पर उनकी मदद वैसे ही प्रभा बहुत ले चुकी थी और अब उसे किसी का सहारा लेना भी डर से भर देता। लेकिन फिर भी वो लोग कुछ न कुछ उसकी मदद कर रहे थे। अपने खर्चे को चलाने के लिए घर में एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। सिलाई का काम करके कुछ हद तक वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख पा रही थी। मुश्किल दौर से गुजरकर एक दर्द भरी जिंदगी जीते हुए ही उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी ही तरह रूप रंग था। अब धीरे धीरे अपनी बच्ची की परवरिश के साथ साथ अपने अंदर के गुणों को पहचान कर उन पर काम शुरू कर दिया था प्रभा ने। 8 साल बाद अधीराम सिंह जी के घर में भागती हुई गुड़िया, प्रभा के भाई भाभी की बेटी, बोलती हुई जा रही थी, दादाजी दादी जी, कल ना टीचर ने कहा है न्यूज़पेपर पर एक बहुत ही बहादुर लड़के का इंटरव्यू आएगा, हम वो देखेंगे। ये सुनकर देवी का मुस्कुरा दी। वही अधीराम सिंह जी के चेहरे पर मानो कोई भाव बचा ही नहीं था। मुंबई एक अच्छे से पोश एरिया में एक बड़े घर के अंदर हॉल में 2-3 नौकर मुंह लटकाए हुए खड़े थे। इतने में कोई आया, तभी वो सब बोल पड़े, मैडम भाग्या नहीं खा रही कुछ। सामने खड़ी प्रभा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चेहरे पर चमक के साथ साथ खुशी थी। एक सादी सी साड़ी में भी उसका व्यक्तित्व निखर कर दिख रहा था। मुस्कुराती हुई प्रभा ने उन सबको देखकर जाने का इशारा किया। खुद वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चली गई। कमरे में आई तो देखा मुंह लटकाए बैठी भाग्या अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। मम्मा के इंटरव्यू में भाग्या जाएगी, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हमारी प्रिंसेस हमारे साथ जाएगी, क्योंकि मम्मा को आपके बिना नहीं जाना बच्चा। उसके पास आती हुई प्रभा ने कहा और उसके पास बैठ गई। उसकी बातें सुनकर भाग्य की आंखों में चमक और छोटे से प्यारे चेहरे पर खुशी सी झलक आई, जो देखकर प्रभा ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। इन 8 सालों में खुद को बदलने से लेकर इस मुकाम तक आने का एक लंबा और कठिनाइयों से भरा संघर्ष करके आज वाकई सही मायने में प्रभा खुश थी, और वो भी अकेली, बिना किसी के साथ के। उसने अपनी जिंदगी का ये संघर्ष मुश्किल से ही सही पर पार कर लिया। आज मुंबई की एक वर्किंग वुमेन के साथ साथ एक नामी एंटरप्रेन्योर थी वो, जिसने बहुत सारी महिलाओं की मदद के लिए बहुत कुछ करवाया। अपने अंदर की जिन कमियों को आज तक वो छिपा रही थी, वो आज सफलता के इस शिखर पर थी जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की होगी। अगले दिन भाग्य फाउंडेशन के बाहर बहुत मीडिया, बहुत सारे लोग थे। इन सब के बीच प्रभा अपनी बेटी भाग्या का हाथ थामे अंदर आई। बहुत ही सारी औरतें एक लंबी तादाद में वहां इकट्ठा थी। प्रभा ने भाग्य को उसकी एक अपनी औरत के पास छोड़ा और सब अब धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठने लगे। उस हॉल में जो स्टेज की जगह थी, प्रभा उस ओर आने लगी। अपनी जगह पर आकर वहां मौजूद लोगों और खास तौर पर मीडिया की ओर देखकर प्रभा ने कहना जारी किया, सबसे पहले तो हम सबसे माफ़ी चाहेंगे। इतने वक्त से आप एक इंटरव्यू चाहते थे पर हम टाल रहे थे। खैर, आज का दिन और ये इंटरव्यू हम भाग्य फाउंडेशन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज इस इंटरव्यू के साथ इस फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह रखा है। मीडिया के सवालों की लाइन लगने लगी। आपने आज तक अपने बारे में क्यों नहीं बताया? भाग्य फाउंडेशन का नाम किस तरह से सोचा? महिलाओं की मदद के पीछे क्या कोई राजनीति में आने का उद्देश्य है? आप अचानक यहाँ कैसे पहुँची? इस आखिरी सवाल ने एक बार फिर प्रभा की आंखों के सामने उसकी बीती हुई जिंदगी लाकर रख दी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए एक बार फिर उसने अपनी बात जारी की। आज तक सामने नहीं आए थे पर आज तो आ गए। भाग्य फाउंडेशन का नाम हमारी बेटी भाग्या के नाम पर रखा। पर्सनल रीजन है कि उसके आने के बाद हमारी जिंदगी बदल गई और अचानक यहाँ तक बिल्कुल नहीं पहुँचे। 8 साल का वक्त, एक लंबा वक्त और संघर्ष हमें यहाँ लाया, और सबसे ज़रूरी वो 2 लोग जिन्होंने हर पल साथ दिया। और अब महिलाओं की मदद के पीछे का कारण, आज यहाँ जो औरतें हमारे साथ जुड़ी है उनको देखकर ना बहुत कुछ आता है मन में। एक पल चुप रहकर उसने गंभीरतापूर्वक अपनी बात कहना जारी किया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हैं। बचपन से रंग को लेकर कभी औरत और मर्द में होने वाला भेदभाव देखा है। मानते हैं जमाना बदल रहा है,
पर है आज भी बहुत जगह जहाँ ये सब सामान्य बातें हैं। सुनकर अजीब लगता है। ये घरेलू हिंसा, ये भेदभाव सबके बारे में, पर करने वाले करते हैं। तभी एक रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या आप घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता कर रही है? घरेलू हिंसा तो सिर्फ एक छोटा सा शब्द है। इतना कहते हुए प्रभा की आंखों के सामने मानो उसकी जिंदगी गुजरने लगी और भावनाओं में बहते हुए उसकी बातें अब भी जारी थी। बेटी को हमेशा एक दायरा बता दिया जाता है। माँ बाप, घर परिवार, सबकी इज्जत का हवाला देकर उसे समझाया जाता है। अपने घर में तक कभी कभी उसे पराया कर दिया जाता है और जिस दूसरे घर को अपना समझने को कहा जाता है वहाँ भी उसके लिए वो पराई ही होती है। शादी करके जिस बेटी को एक बार भेज दिया, क्या उसका अपने घर पर कोई अधिकार नहीं रहता? उसकी बातें सुनकर माहौल कुछ गंभीरता से भर गया था। वहाँ मौजूद उसके साथ काम करने वाली औरतों की आंखों में नमी भरने लगी थी। उस गंभीर और सन्नाटे भरे माहौल में एक बार फिर प्रभा की आवाज आई। मानते हैं बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता, पर होता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ होता है। शादी बराबरी का रिश्ता है तो क्यों बराबर नहीं निभाया जाता? औरत उस घर को, उस परिवार को अपना मान ले, हर पल वो उस घर में रह सकती है, पर आदमी उसके रिश्ते को नहीं समझता। गुस्से में पति का हाथ उठ जाए तो चलेगा, पर गुस्सा तो औरत को भी आता है, तो क्या वो हाथ उठाई? अगर एक बार उसका हाथ उठा तो ये आदमियों की मेल गो, ये ना जो चाहे करे चलेगा। बीवी पसंद नहीं आई तो दूसरों से प्यार चलेगा। गलती अपनी हो तो उसे छुपाने के लिए औरत के ही चरित्र पर कीचड़ उछाल दो। फिर आते हैं हमारे समाज के कुछ महान लोग। बेटी की शादी के खाने में कमी निकालने से लेकर उसकी जिंदगी में झांकते हुए रहना और कुछ ना कुछ कहना। एक बार पति किसी और के साथ हो तो औरत को समझाया जाता है, एक बार वो लौट आए तो उसे अपना ले, अकेले रहने से बेहतर है। और वही अगर एक औरत ये करे तो मजाल है जो वो लोग और वो सो कॉल्ड पति उसे अपना ले। एक पल चुप रहने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, वो कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत ही भारी होती है। मांग भरने से किसी अजनबी का हम पर हमसे ज़्यादा अधिकार हो जाता है। खुद पर से खुद का हक तक छीन सकता है वो। ये कहते हुए प्रभा के मन में भूमेश के लिए झलकती हुई नफरत दिख रही थी। अगर बराबर का नाम दे रहे हो तो करो ना बराबर। अब आप सोच रहे होंगे क्या बताने लग गई। यहाँ मौजूद लोग जानना चाहते थे कौन है प्रभा। वही बता रहे हैं, एक वो औरत जिसका वजूद, जिसका आत्मसम्मान सब छीन लिया गया। अगर आज ये प्रभा यहाँ है तो सिर्फ उनकी वजह से, जिसके साथ उसके नाम को उछाला गया। वैसे तो रिश्ते में दोस्त कहते हैं, पर मेरे लिए वो मेरे गुरु समान है, जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक अलग दिशा दी। शुक्रिया आपका अंशुल जी और भावना जी। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। वही वहाँ साथ बैठे अंशुल और भावना की आंखों में गर्व भरे भाव थे। मीडिया को अब सवालों का मौका मिल गया और एक बार फिर उनके सवाल जारी हो गए। तो कौन है आपके हस्बैंड? क्या उन्होंने आपको छोड़ दिया? प्रभा ने अब सारे सवालों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, अब फाउंडेशन का उद्घाटन समारोह शुरू करते हैं। मुश्किल से सारे सवालों को नज़रअंदाज करते हुए ये कार्यक्रम शुरू किया। अंशुल और भावना ने प्रभा के इस संघर्ष को देखा था, तो आज उसे इस मुकाम पर देखकर उन दोनों को ही सुकून मिल रहा था। रात को प्रभा भाग्य को सुला रही थी और वो एकटक उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? मम्मा, आप सबसे ब्रेव हो ना। आज ना वहाँ पर सब कह रहे थे। उसकी बातें सुनकर प्रभा ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और बोली, और आप मम्मा की शेरनी है ना। उसकी बातें सुनकर अपना मुंह खोलकर भाग्य ने नकली दहाड़ लगाई तो प्रभा हंस पड़ी। अगले दिन भाग्य को लेकर प्रभा घर आई। वहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़ी भावना के चेहरे पर परेशान भाव देखकर वो ठंडे भाव लिए अंदर आई और जैसा सोचा था वही हुआ। यहाँ पर उसके परिवार वाले और भूमेश और उसका परिवार भी था। इतने सारे लोगों को देखकर भाग्य मासूमियत से बोली, मम्मा ये सब कौन है? आप इनको जानते हो? उसके सवाल को सुनकर सबकी नज़र जब उस पर जाने लगी तभी प्रभा ने झुककर प्यार से कहा, बेटा आप जाओ, हम अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपको। पर मम्मा, भाग्य ने कुछ कहना चाहा, पर प्रभा ने नामी गर्दन हिलाई तो एक समझदार बच्ची की तरह वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर जाने लगी।
आदिराम सिंह जी ने एक सख्ती सी आवाज में कहा, क्या है ये सब? हाँ बिटिया, काहे भाग कर आ गई? देविका ने कहा। पर प्रभा खामोशी खड़ी थी। उसकी ओर देखकर भूमेश बोला, कहाँ थी? और इतना पैसा, ये नाम और ये बच्ची किसकी है? उसके इस सवाल को सुनते ही आंखों में भरा गुस्सा और तेजी से चिल्लाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी भूमेश गुप्ता, हमसे सवाल करने का ना कोई हक है तुम्हें और ना तुम्हारे सवालों का जवाब देने की ज़रूरत हमें है। उसकी बात सुनकर भूमेश ने जबड़े भींचते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही प्रभा एक बार फिर उस पर गरजी, और हमारी बच्ची का सवाल करने का हक तो बिल्कुल नहीं है तुमको। रही बात उसके पिता की, तो वो तुम ही हो जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बेटी को। उर्मिला आदिराम जी और देविका जी की ओर देखकर तंज कसते हुए बोली, देख रहे हैं बेटी के तेवर, ये महारानी एक तो। ओ डियर सो कॉल्ड एक सासू माँ, ज़्यादा गर्जो मत, उम्र हो गई, अगर यहीं टपक गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसने लापरवाही से कहा। वही उसके इस तरह से जवाब देने के अंदाज को देखकर भावना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही आदिराम सिंह जी गुस्से से बोले, शहर में आकर सब भूल गई हो? हाँ बाबूजी, जैसे आप ब्याह कर अपनी बेटी को भूल गए वैसे ही। ये कहते हुए एक दर्द सा भरा हुआ था प्रभा की आवाज़ में। वही ये सुनकर रोती हुई देविका ने प्रभा के पास आकर कहा, बेटिया ये क्या बोल रही है? पर अपनी माँ के करीब आते ही प्रभा ने अपने कदम पीछे की ओर खींच लिए और हाथ आगे करते हुए बोली, बहुत मुश्किल से इन सब जंजालों से छूटे हैं, अब न बांधो हमें। ये कहते हुए उसने एक ठंडी सी सांस बाहर छोड़ी। उसकी माँ उसकी बातों को सुनकर हैरान थी। वही आदिराम जी और बाकी सब भी हक्का बक्का रह गए। प्रभा उन सब की ओर देखकर मुस्कुरा दी। एक बार गौर से अपने माँ बाबूजी को देखकर बोल पड़ी, कहा था हमने ना कि हमें कोई इतनी आसानी से नहीं अपना सकता, कहा था, पर बाबूजी के आगे चलती नहीं। और माँ को लगता था शादी के बिना जिंदगी अधूरी रह जाएगी। बेटी का घर बसाने के लिए इतना खर्चा व्यर्थ किया जा सकता है, पर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं लगती। माँ तू तो समझती ना, कह रहे थे हम, पर तूने कहा एक को तो झुकना पड़ता है। देविका जी और आदिराम जी को वो दिन याद आने लगा। वही प्रभा का गुस्सा, उसकी तकलीफ, उसका दर्द सब एक साथ अब निकलने लगा। टेबल पर रखा गुलदस्ता जमीन पर पटकते हुए उसने तड़पती आवाज में कहा, क्यों झुकना पड़ता है? क्यों? हमें जो कहा वो किया, हमेशा वही किया जो आप लोगों ने चाहा। फिर भी एक अजनबी पर इतना भरोसा हो गया जो अपनी बेटी को नहीं समझे एक बार। और क्या कहा था माँ ने? हाँ ससुराल ही अपना घर होता है, पर ये लोग तो पराए थे ना, तो इनका घर हमारा कैसे हो सकता था? जब हम जिस घर में इतने बसे रहे, जहाँ हमारे अपने थे, वो पराए हो गए, तो किसी पराए का घर हमारा कैसे हो सकता था? उसकी आवाज़ में अब भी बहुत दर्द भरा हुआ था। हमने सब किया इस आदमी के लिए। इतना कहते हुए नफरत भरी नज़रों से वो भूमेश की ओर देखने लगी तो वो चिढ़ते हुए बोला, हाँ बेइज्जत करवा कर रख दिया पूरे मोहल्ले में। चुप, एकदम चुप। क्या बेइज्जत? जीना तो तूने मुश्किल किया हमारा। और क्या कह रहा था तू? किसका बच्चा है? याददाश्त बहुत कमज़ोर है तेरी, तो खुलकर बताए क्या? भूमेश के पास आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए वो बोली, हमारे चरित्र पर सवाल उठाने के लिए गुस्सा आया और हाथ उठाया, तुमसे ही सीखा है ये। ए पागल हो गई है क्या? भूमेश गुस्से से बौखलाया हुआ बोला तो प्रभा ने उसकी शर्ट पकड़कर खींचते हुए दांत भींचते हुए कहा, ये तेवर मत दिखाना, पति नहीं हो अब हमारे। और एक बात बताओ, जब अपना दामन दागदार हो तो दूसरों से सवाल करने की हिम्मत कहाँ से लाते हो? हाँ बताओ तनिक, वो का है ना, तुमसे ये ना ही सीख पाए हम। भूमेश उसे घूरते हुए जैसे ही कुछ कहने लगा, प्रभा गुस्से से उसकी कॉलर खींचते हुए बोली, जब नहीं पसंद थे तो क्यों की हमसे शादी? और क्या कहा था? बाप ने बोला शादी की हमसे और चक्कर किसी और से, और हैवानियत दिखाने के लिए। याद आ जाता था तुमको, तुम पति हो हमारे। एक बात कान खोलकर सुन लो हमारी, भूमेश गुप्ता, तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरी बच्ची, भूमेश ने इतना कहा था कि फिर प्रभा हंसने लगी। बच्ची बच्ची, तुम्हारी बच्ची? वो ऐसे ही हंस रही थी मानो पागल हो गई हो। लेकिन शायद ये वो तकलीफ थी जिसे सालों से दबाने की कोशिश में लगी थी वो। एकदम से भूमेश को झटकते हुए वो उस पर गरजते हुए बोली, भाग्या प्रभा नाम है हमारी बेटी का,
तुम जैसे इंसान से मिलाकर ना हम उसे वो नहीं बनाना चाहते जो हम पहले थे। और एक बात, बेटी है वो हमारी प्रिंसेस, तुम लोगों की तरह दबाना नहीं सिखाया हमने। और हाँ देखा ना, रंग रूप हमसे ही मिलता है उसका। वो क्या कहा था तुमने, शक्ल देखी है, सिर्फ कहने से वो बच्ची नहीं हो जाएगी तुम्हारी। सबके लिए मन में जो गुस्सा था वो निकालकर प्रभा को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। भावना ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। आज वाकई ये वो प्रभा थी जो एक लंबे संघर्ष के बाद निखर कर आई थी। एक बार फिर सबकी ओर देखकर प्रभा बोली, 8 साल से अता पता नहीं था, तब तो कोशिश भी नहीं की किसी ने जानने की। तो आज से भी यही सोचना, कोई परवाह नहीं थी आप सबकी ज़िंदगी में। आज सबसे पूरी तरह से मुंह मोड़ चुकी थी वो। ये सही था या नहीं उसका कोई अंदाज़ा नहीं था, पर जब कोई समझने वाला ही नहीं, कोई साथ देगा ही नहीं, तो उनके साथ का करती ही क्या वो। मन में जो डर था अकेले कैसे रहेगी वो, ये अब निकल चुका था। और इसलिए क्योंकि अब वो बदल चुकी थी, उसे अंदाज़ा लग चुका था अकेली भी रहा जा सकता है, जो वो सालों से कर भी रही थी। अधीराम सिंह जी की आंखों में पछतावा था और वही भूमेश की आंखों में भी यही भाव थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद सिर्फ उन सब का एक अफसोस प्रभा की ज़िंदगी की उस तकलीफ को बिल्कुल नहीं मिटा सकता था जो वो इतने समय से महसूस कर रही थी। रंग को लेकर सुनना, शादी होना, भूमेश की ज़बरदस्ती, उस पर बिल्कुल ध्यान ना देते हुए भी पति का हक जताना, गलत ना होते हुए भी उसके चरित्र पर किया सवाल, यह सारी तकलीफ दे परिस्थितियों से गुजरकर आज मुश्किल से वो अपने लिए जीना सीख पाई थी। और फिर सबके साथ वो वही प्रभा बनना चाहती थी। सब जा चुके थे और आज सही मायने में आज़ाद हुई थी प्रभा अपने संघर्ष से, अपनी तकलीफ से। भावना और अंशुल उसे हिम्मत के साथ सबका जवाब देते देख खुश थे। आखिर वही थे जिनके साथ की वजह से आज ये प्रभा सामने आई थी। हिम्मत कहीं ना कहीं सबके अंदर होती है, बस कोई हो भावना और अंशुल जैसा जो उसे जगाकर एक नई राह दे दे, तो संघर्ष में साथ मिल जाता है जैसे प्रभा को मिल गया था। उन दोनों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए प्रभा ने कहा, सही किया ना। तो उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। और आज ये जो खुशी, ये जो मुस्कान प्रभा के चेहरे पर थी वो सच्ची थी, एकदम सच्ची, जो उसकी जीत के साथ साथ उसकी नई जिंदगी को उज्जवल बनाने वाली थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।